बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था नर्स्ट इक्वेशन के बारे में। नर्स्ट इक्वेशन क्या था? E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF log K या प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इसको ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड के लिए, रिडक्शन इलेक्ट्रोड के लिए या किसी पर्टिकुलर सेल के लिए, तीनों कंडीशन के लिए हम लोगों ने नर्स्ट इक्वेशन को देखा था। अब यहां पर अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम के कंडीशन की, इक्विलिब्रियम सिचुएशन की अगर हम बात करते हैं तो क्लास 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा है कि एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये जो होता है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होता है, राइट। और अभी हम लोगों ने इस चैप्टर में पहले क्या पढ़ा था कि अगर ई सेल पॉजिटिव है, ईएमएफ ऑफ द सेल पॉजिटिव है, तो सेल कैसा होगा? फंक्शनल होगा, फंक्शनल होगा। अगर ई सेल नेगेटिव है तो सेल कैसा होगा? नॉन फंक्शनल होगा, नॉन फंक्शनल। और अगर ई सेल जीरो है तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, कंडीशन में जो सेल रिएक्शन होता है, सेल रिएक्शन होता है वो किसमें होता है? सेल रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। सेल रिएक्शन किसमें होता है? इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है बेटा। हमको देखो ये दो चीजें यूज करनी है कि इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन के इक्विलिब्रियम के बराबर, और इक्विलिब्रियम पर ई सेल कितना होता है? जीरो, ठीक है। दूसरी चीज, अगर नॉर्मल हम केमिकल इक्विलिब्रियम में वापस जाएं, थर्मोडायनेमिक्स में जाएं, तो वहां पर हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ा था, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log के इक्विलिब्रियम। तो इसे भी आपको याद रखना है, इसे भी हम यूज करेंगे अभी। तो आज का जो टॉपिक हम आगे पढ़ने जा रहे हैं वो इसी नर्स्ट इक्वेशन को इक्विलिब्रियम के लिए कन्वर्ट करेंगे, और वहां से जो कैलकुलेशंस पूछे जाते हैं उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, हमने जो ये इक्वेशन लिया, इस इक्वेशन में अगर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी तो जो ये वैल्यू है ई सेल वो क्या हो जाएगी? जीरो। और इस प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की जगह हम क्या लिख सकते हैं? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम। हम वैल्यू को पुट करते हैं, क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम तो ई सेल हो जाएगा जीरो, यहां पे हमने जीरो रख दिया। और अब यहां क्या होगा? ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF एंड log के इक्विलिब्रियम, राइट। फॉर्मूले को रीअरेंज कर लें, इसको इधर माइनस में है तो अगर इक्वल के इधर ट्रांसफर कर देंगे पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और NF को ई नॉट के साथ ले लें तो क्या आ जाएगा? 2.303 RT
log K equilibrium is equal to NF E naught, NF E naught। ये हो गया बेटा। जरा आप ये वैल्यू देखना, ये वैल्यू आप देखो पूरी, ये दिख रहा है आपको, राइट? सिर्फ माइनस साइन नहीं है। तो अगर हमको डेल्टा जी लिखना होगा, डेल्टा जी नॉट, तो हम इसी में सिर्फ माइनस लगाएंगे ना, तो यहां माइनस लगाएंगे तो यहां भी क्या लग जाएगा? माइनस। तो माइनस 2.303 RT log K इक्विलिब्रियम, और यही इक्वल टू किसके हो जाएगा? इसमें भी माइनस लगा लें तो माइनस NF E नॉट। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इस पार्ट को आप याद रखोगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये आगे हमें बहुत काम आएगा। एक पार्ट यहां पर और हम देखते हैं, जैसे ये जो पोर्शन है, अगर इसको हम रीअरेंज करना चाहें तो हम यहां लिख सकते हैं कि E नॉट इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF log K इक्विलिब्रियम। और आपको पता है कि 2.303 RT अपॉन F, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.059। कब? एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस पूरे की वैल्यू ये होती है, तो इस पूरे की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा? log K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, log K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, n को बेटा इधर ट्रांसफर कर दें, तो n को इधर ट्रांसफर कर दिया तो क्या हुआ? n E नॉट, n E नॉट, ठीक है ना? n E नॉट, और इस पूरे की वैल्यू कितनी है? 0.059। तो ये इधर आके डाउनवर्ड चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 0.059। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, याद रखेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के काम में ये आता है। अब इन पार्ट्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली आपसे पूछे जाते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर अच्छे से आप कवर करेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर कि आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर एक बार आप रिवाइज कर लेंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो बेटे, अगर सपोज करो कि हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि फॉर सेल if value of delta G naught is equal to 0, किसी सेल के लिए वैल्यू ऑफ डेल्टा G नॉट 0 दिया हुआ है, तो व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर सेल रिएक्शन? सेल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? देखो बच्चे, हम बोलेंगे कि हमारा इक्वेशन क्या है? log K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू n E नॉट अपॉन, या दूसरे इक्वेशन से देखते हैं, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log K इक्विलिब्रियम
ये अभी हमने इक्वेशन यहाँ डिराइव किया था। अब अगर ये डेल्टा जी नॉट की वैल्यू 0 हो गई तो ये पूरी वैल्यू इधर ट्रांसफर होगी, 0 हो जाएगी। तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं log के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 0। अब अगर log के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 0 तो आपको पता है कि log 1 की वैल्यू, log बेस 10 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो अगर इन दोनों को कंपैरिजन करें, इसका मतलब के इक्विलिब्रियम की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 1। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सपोज करिए क्वेश्चन हमको दिया हुआ है जिंक ऑब्लिक जिंक 2+ और इसके लिए ई नॉट की वैल्यू दी हुई है 0.76 वोल्ट। कॉपर ऑब्लिक कॉपर 2+, इसके लिए ई नॉट की वैल्यू दी हुई है -0.34 वोल्ट। हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जिंक ऑब्लिक जिंक 2+ सॉल्ट ब्रिज कॉपर 2+ ऑब्लिक कॉपर। राइट, क्वेश्चन बेटा हमें दिया हुआ है जिंक ऑब्लिक जिंक 2+, इसका ई नॉट की वैल्यू दी हुई है। कॉपर ऑब्लिक कॉपर 2+, इसके लिए ई नॉट की वैल्यू दी हुई है और हमको ये सेल रिएक्शन दिया हुआ है। इस सेल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें निकालना है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। देखो आपको करना क्या है, इस इक्वेशन में अगर आप देखो तो इस इक्वेशन में ई नॉट की जो वैल्यू है, ई नॉट की वैल्यू यहां पर जो दी हुई है ये ऑक्सीडेशन है और जो ये ई नॉट की वैल्यू दी हुई है ये भी ऑक्सीडेशन है। सबसे पहली चीज, हम दोनों चूंकि हमें ऑक्सीडेशन दिया हुआ है तो हम देखेंगे किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है वो क्या काम करेगा? एनोड का काम करेगा। और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है यानी इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो ये किसका काम करेगा? कैथोड का काम करेगा। सेल में हमको वो दिख भी रहा है, ये एनोड का काम कर रहा है और ये कैथोड का काम कर रहा है। ओके, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ई सेल निकालेंगे, ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होगा? ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। मतलब स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है? 0.76 और इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन लेना है। बेटा देखो यहाँ क्या दिया हुआ है? ऑक्सीडेशन। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ऑक्सीडेशन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड वैल्यू ये है, तो इसको जस्ट उल्टा कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा? रिडक्शन। तो न्यूमेरिकल चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा? साइन। तो यहाँ पर माइनस की जगह क्या हो जाएगा? प्लस। तो हम जब रिडक्शन लिखने जा रहे हैं तो हम इसका साइन चेंज कर रहे हैं। क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि ये जो वैल्यू दी गई है ये ऑक्सीडेशन दी गई है और हमें यहाँ लेना क्या है? रिडक्शन। तो मैग्नीट्यूड हम वही रखेंगे, सिर्फ साइन क्या कर देंगे? पॉजिटिव। तो ये वैल्यू हमारी आ गई 1.1 वोल्ट। क्लियर? तो इस सेल के लिए हमने ई नॉट सेल निकाल लिया। अब हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? log के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू n ई नॉट अपॉन 0.059। राइट, क्या है बेटा इसमें? log
के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, जिंक गोज टू जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस एंड जब रिडक्शन होगा तो कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके बेटे, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई नॉट 1.1 अभी हमने निकाला और अपॉन 0.059। इसको बेटे आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 37 के आसपास आएगी, राइट। तो अब आप देखो, अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 37 है, इसका मतलब लॉग के इक्विलिब्रियम की वैल्यू, इसका मतलब के इक्विलिब्रियम कितना होगा 37, अप्रॉक्स 37। अब ये हमने कैसे कर दिया, तो इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो इसे जान जाओ कि अगर हम log 10 to the power x की वैल्यू लें तो ये कितनी आती है x आती है ना। log 10 to the power x लें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी x। तो log के इक्विलिब्रियम की लिया हमने तो कितना आया 37, इसका मतलब के इक्विलिब्रियम कितना होगा 10 to the power 37, 10 to the power 37, राइट। log के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 37, इसका मतलब के इक्विलिब्रियम कितना 10 to the power 37, तो 10 to the power 37 का जब log लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। क्लियर है बेटा। तो आप इसको जो है क्वेश्चन को इस तरह से, जो भी सेल आपको दिया जाता है उस सेल का पहले आप क्या करोगे, उसका सेल रिएक्शन आप निकालोगे, स्टैंडर्ड वैल्यू आप निकालोगे, स्टैंडर्ड वैल्यू निकाल के स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, उसके बाद उसको फॉर्मूले में पुट करोगे, फॉर्मूले में पुट करके आप यहाँ निकाल लोगे। यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ये लॉग, तो ये तो एक सिंपल सा मैंने आपको बताया। बाकी आपको लॉग टेबल देखने आना चाहिए, लॉग टेबल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन्हें कैसे सॉल्व करना है वो चीज़ भी आपको आनी चाहिए। तो जिन बच्चों को लॉग टेबल आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो लॉग टेबल कैसे देखोगे, क्योंकि इसका जो अगला चैप्टर है वो चैप्टर जो है केमिकल काइनेटिक्स, उसमें लॉग का बहुत सारा यूज है। तो आपको लॉग टेबल देखने आना चाहिए, एंटी लॉग टेबल देखने आना चाहिए। तो जिन बच्चों को लॉग और एंटी लॉग टेबल देखने आता है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है उनके लिए मैं एक दिन लॉग टेबल को कैसे देखते हैं, किसी भी नंबर का लॉग कैसे निकालते हैं, वो एक पूरा वीडियो लेक्चर ऐड कर दूंगा, आप उसको देख लेना। अब इसके बाद बेटे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसमें हम बात करते हैं कि अगर कोई भी पर्टिकुलर हमारा रिएक्शन है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो जनरली यहां पर दो टर्म आते हैं। जैसे सपोज करो मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि मान लो 1 kg प्लस 2 kg, ठीक है ना, मिलके कितना होगा भाई, तो 3 kg हो जाएगा, राइट। अब आप देखो, जैसे मान लो हम बोलते हैं वाटर है, ये वाटर का है, इसकी डेंसिटी कुछ है, सपोज कर लो एक हम एग्जांपल वाटर के अलावा कुछ भी ले लेते हैं, कोई भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन ले लेते हैं, उसकी डेंसिटी मान लो 1.4 ग्राम पर लीटर है, सॉरी पर ml, ठीक है डेंसिटी। अच्छा, इसका वॉल्यूम कितना है, सपोज करो 500 ml है, 500 ml है। हम एक दूसरा सॉल्यूशन लेते हैं, एक दूसरा सॉल्यूशन लिया, इसकी डेंसिटी मान लो 1.56 ग्राम पर ml है और इसका जो वॉल्यूम है वो भी 500 ml है, ठीक है। हमने दोनों सॉल्यूशन को बेटे ऐड कर दिया। अब यहां जो ये सॉल्यूशन बना, यहां पर मान लेते हैं डेंसिटी D1 है और यहां डेंसिटी D2 है इसका, यहां वॉल्यूम V1 है, यहां वॉल्यूम V2 है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो
जब दोनों सॉल्यूशन को ऐड किया गया तो दोनों सॉल्यूशन को ऐड करने की कंडीशन में यहां पर ये जो सॉल्यूशन बन रहा है ये कितना बन रहा है बेटा? 1 लीटर, राइट। अब आप देखो सॉल्यूशन 1 लीटर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि V1 प्लस V2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, राइट। लेकिन क्या इस सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है D, क्या वो D1 प्लस D2 होगी? नहीं बेटे, वो D1 प्लस D2 नहीं होगी, ठीक है ना। मतलब समझिएगा आप इसको, जैसे एक इससे भी सिंपल एग्जांपल आपको समझाते हैं। सपोज करो कि हमने एक कप लिया और उसमें चाय रखी हुई है और इस चाय में 2 टीस्पून शुगर हमने ऐड किया, ठीक है। फिर ये दूसरा कप लिया और इसमें भी चाय लिया और इसमें 1 टीस्पून शुगर ऐड किया, राइट। फिर हमने क्या किया, जैसे मान लो कि ये 50 ml था, ये 50 ml था, हमने दोनों को ऐड कर दिया एक बड़े से किसी पॉट में। अब ये हो गया तो ऑब्वियस सी चीज है, ये कितना हो जाएगा? 100 ml हो जाएगा। इसमें शुगर का अमाउंट कितना हो जाएगा? 3 टीस्पून शुगर, शुगर का अमाउंट 3 टीस्पून हो जाएगा। देखिएगा वॉल्यूम दोनों को मिक्स करने पर सिंपल ऐड हो रहा है। क्वांटिटी ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड टीस्पून शुगर, हम अगर उसे मास कंसीडर कर लें, नंबर है, नंबर मास, जैसे अगर मान लो ये 10 ग्राम है, ये 5 ग्राम है, तो 10 ग्राम 5 ग्राम यहाँ कितना हो जाएगा? 15 ग्राम। मतलब वॉल्यूम, मास, ये सभी के सभी कैसी प्रॉपर्टी हैं? एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। मतलब इनको सिंपली हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। लेकिन जैसे इस चाय का जो मीठापन है ना, इस चाय का जो मीठापन है, ऑब्वियस सी चीज है, ये वाली चाय क्या होगी? ज्यादा मीठी होगी। ये वाली चाय क्या होगी? कम मीठी होगी। लेकिन क्या ये वाली चाय 3 टीस्पून शुगर है तो क्या ये वाली चाय इन दोनों से ज्यादा मीठी होगी? नहीं होगी, राइट। इसका मतलब कि जो मीठापन है इस चाय का, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन, शुगर का कॉन्सेंट्रेशन, शुगर का अमाउंट, शुगर का मास, दैट इज द एडिटिव प्रॉपर्टी। बट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर, शुगर का कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट अ एडिटिव प्रॉपर्टी। कॉन्सेंट्रेशन एक एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है। सेम वैसे ही यहां पर हम देख रहे थे वॉल्यूम, ये क्या था? एडिटिव प्रॉपर्टी थी, ऐड हो गया, लेकिन डेंसिटी इज नॉट अ एडिटिव प्रॉपर्टी। तो जैसे वॉल्यूम एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, मास एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, डेंसिटी नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी है, कंसंट्रेशन नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी है, वैसे ही यहां पर हमें बात करनी है किसके बारे में? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और गिव्स फ्री एनर्जी के बारे में। देखना बेटा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
सपोज करिए कि हम एक इक्वेशन लेते हैं कॉपर प्लस 2Ag प्लस, ठीक है, एंड दिस गोज टू कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक 2Ag। क्लास 10th में आप लोग पढ़ चुके हो कि कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन फिजिबल होगा या नहीं होगा, वो कैसे हम देखते हैं। बेटे थोड़ा सा यहाँ देखना आप, जैसे सपोज करो इस रिएक्शन के लिए गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू डेल्टा जी, ये हम मान लेते हैं -x, राइट। और इसी रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ई सेल की जो वैल्यू है उसे हम मान लेते हैं सपोज करो y, ठीक है। अगर हम इसको हाफ कर दें, इसकी स्टोक्योमेट्री Ag प्लस, दिस गोज टू हाफ Cu2 प्लस Ag, राइट। तो यहां पे डेल्टा G क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स -x/2। लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या रहेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल y का y ही रहेगा। मतलब आपको ध्यान रखना है डेल्टा G यानी गिव्स फ्री एनर्जी का चेंज, इट इज अ एडिटिव प्रॉपर्टी। ये कैसी प्रॉपर्टी है बेटा, एडिटिव प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी। लेकिन जो E है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या EMF ऑफ द सेल इज नॉट एडिटिव प्रॉपर्टी, वो एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है। इसका मतलब क्या है, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो कि हम एक इक्वेशन लेते हैं Fe, दिस गोज टू Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। इसके लिए हम मान लेते हैं कि वैल्यू E1 है और गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू जो है वो डेल्टा G1 है। हम दूसरा लेते हैं Fe2 प्लस, दिस गोज टू Fe3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम E2 मान लेते हैं और गिव्स फ्री एनर्जी का चेंज डेल्टा G2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा कि अगर हम इसको ऐड कर दें दोनों को, तो ये हमको एक थर्ड इलेक्ट्रोड मिलेगा, Fe गोज टू Fe3 प्लस, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, और प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, राइट। इसके लिए हम मान लेते हैं EMF ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E है, कितना है E, ठीक है, और डेल्टा G की वैल्यू है डेल्टा G, ठीक है। अब आप देखो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हमसे पूछा जाए कि डेल्टा G कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, एडिटिव प्रॉपर्टी, तो हम कहेंगे कि डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। क्यों, क्योंकि ये एक एडिटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। ये अगर हम कहेंगे तो ये चीज क्या होगा, गलत होगा। E इज नॉट इक्वल टू E1 प्लस E2। क्यों, क्योंकि E कैसी प्रॉपर्टी है, नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो अगर हमको इस रिएक्शन का गिव्स फ्री एनर्जी चेंज निकालना है तो हम डेल्टा G1 और G2 को ऐड कर देंगे। लेकिन अगर हमें इस रिएक्शन के लिए इस
सेल निकाल ईएमएफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो हम E1 E2 को ऐड करके उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो कैसे हम निकालेंगे इस केस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, राइट? ये पूरा पार्ट हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक आप इसको और इसके पीछे के वीडियो लेक्चर्स को पूरे कंप्लीट करिए, उनको देखिए और रिवाइज करिए।